नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल हिस्ट्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 9 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत की। इससे पहले हम 83 क्लासेस ले चुके हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित। अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाती हैं संडे को, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनसे संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो संबंधित है वक्रोक्ति सिद्धांत से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो काव्य की आत्मा का जो सभी आचार्यों ने एक प्रवर्तन किया है, अपना जो भी सिद्धांत प्रवर्तन किया है उसको काव्य की आत्मा माना है। तो इससे पहले वक्रोक्ति सिद्धांत से पहले जो कुछ संप्रदाय कहें, सिद्धांत कहें, तो उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वक्रोक्ति की। तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक कुंतक हैं और जिन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति जो है वो काव्य का जीवन है। और इस तरह से उन्होंने उसका सिद्धांत जो था वो भी उसी पुस्तक में दिया था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इसका अर्थ क्या होता है, वक्रोक्ति क्या अवधारणा क्या है इसकी। तो वक्रोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वक्र और दूसरा उक्ति। तो वक्र का अर्थ होता है कुटिल या फिर विलक्षण और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो यानी वक्रोक्ति से प्राय हमारा यही होगा कि जो भी वो कथन जो बांकपन से बड़ा भरा हुआ होता है, विलक्षणता से भरा हुआ होता है, वो कथन वक्रोक्ति होता है। और जैसे किसी भी बात को सामान्य ढंग से हम व्यक्त कर सकते हैं तो उसमें सरलता नहीं आती है, लेकिन अगर हम उसमें चमत्कारिक ढंग से उसको व्यक्त करें तो यही जो चमत्कारिक ढंग से व्यक्त करना होता है उसको ही विलक्षणता कहा जाता है, उसको ही वक्रोक्ति कहा जाता है। और भावों के व्यक्ति के लिए कवि सामान्य मनुष्य द्वारा जो अन्य मार्ग अपनाए जाते हैं उसमें भिन्न भिन्न विलक्षणता लाई जाती है, वक्रता का आश्रय लिया जाता है, अपनी बात को कहने के लिए कई प्रयोग करते हैं। और कथन की ये जो विलक्षणता है, भंगिमा है, इसी को ही वक्रोक्ति कहा जाता है। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि वक्रोक्ति किसे कहते हैं। और जो आचार्य भामा थे उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार की जननी कहा था और उन्होंने इसका जननी कहकर ही इसका विवेचन किया था। उसके बाद भामा जी के बाद दंडी जी ने भी काव्य के भेदों को वक्रोक्ति के आधार पर स्वावोक्ति और वक्रोक्ति के रूप में डिस्कस किया है, बांटा है। तो वो सब हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे वक्रोक्ति का पूरा इतिहास क्या रहा है। तो काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का प्रयोग प्रारंभ में भी होता रहा है। इससे पहले भामा की बात करें, दंडी की वजह से अभी हमने बात की, तो इन सभी अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। तो उन्हीं सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भामा जी की। तो भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची मानते थे, स्वीकार करते थे और उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा था कि सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति विभाव्यते, यानी जैसे इनका जो अर्थ देखें, इन्होंने जो भी इसका एक व्यापक अर्थ में इन्होंने ग्रहण किया था वक्रोक्ति को। और सभी अलंकारों के मूल में इनका यही मानना था कि वक्रोक्ति होती है। तो इन्होंने तो कहा ही था कि वक्रोक्ति को अलंकारों की इन्होंने जननी माना ही है। तो देखते हैं इन्होंने किस किस आधार पर, तो यहाँ पे तो उनका इतना ही दिया गया है। तो बाकी इनका ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इसको जरूर याद कर लें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और बाकी इन्होंने एक और उक्ति दी थी कि लोकातिक्रांत गोचरम और वचनम, तो यानी लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्त ही वक्रोक्ति है, यानी सामान्य भाषा में कही हुई बात नहीं, उसमें कुछ विलक्षणता लाई जाए तो वही वक्रोक्ति होती है। और भामा अलंकारवादी आचार्य थे और उन्होंने अलंकार को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया था और इन अलंकारों में वक्रोक्ति की अनिवार्यता को भी मानते थे। बाकी इनका मत था कि वक्रोक्ति रहित वाक्य
काव्य न रहकर सिर्फ वार्ता रह जाता है, इनका ऐसा मानना था। तो चलिए अब अगला देखते हैं आचार्य दंडी जी का कथन क्या है। तो आचार्य दंडी जी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है। तो इन्होंने दो भाग कौन कौन से किए हैं, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, दो भाग ये इसके माने हैं। और वक्रोक्ति को वे अलंकार का सामूहिक रूप मानते थे और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है, ऐसा मानते थे। और आगे चलकर ये जो वक्रोक्ति की सीमा थी वो काफी संकुचित सी हो गई थी। चलिए अब देखते हैं आचार्य बामन जी का। तो आचार्य बामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में, बिल्कुल एक अलग रूप में ही इन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकारों में से एक विशेष अलंकार माना था। इनका मानना था कि बिल्कुल एक विशेष प्रकार का अलंकार है। तो यही हम देखते हैं इनका जो उक्ति इन्होंने दी थी, परिभाषा जो दी थी कि सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति ही, यानी सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। तो पर जो बामन के मत को इन्होंने परवर्ती आचार्य जो थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इनके बाद जो भी आचार्य हैं उन्होंने इस मत को स्वीकार नहीं किया था, तो इसलिए ज़्यादा इनका नहीं देखते हैं। जो अगला देखते हैं आचार्य रुद्रट जी की अगर बात करें तो इन्होंने, ये भी अलंकारवादी आचार्य थे, इन्होंने इसे एक अलंकार विशेष ही इन्होंने भी माना है और इस प्रकार से संक्षिप्त अर्थ ही इन्होंने भी प्रदान किया है। तो आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए थे, जो कि हैं काक वक्रोक्ति। आज जब हम लाइव क्लास कर रहे थे तो उसमें आया था एक क्वेश्चन इससे संबंधित भी, कौन सा इसमें कौन सी वक्रोक्ति से संबंधित कुछ आया था, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ इस तरह का प्रश्न 2017 में आया था। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब कुछ जो भी सिद्धांत हैं, जो भी इनके भेद हैं, सब कुछ। तो जैसे ध्वनवादी आचार्य जो हैं आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, तो इन्होंने भी वक्रोक्ति को पुनः महत्व दिया है। इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व इन्होंने भी स्वीकार किया था। और संक्षेप में कुंतक ने पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप दिया था जैसे आचार्य रुद्रट जी ने दिया है। तो कुंतक जी की ही बात कर लेते हैं पहले। तो आचार्य कुंतक जो है ये वक्रोक्ति इन्होंने ही इसका प्रवर्तन किया है। प्रवर्तक आचार्य कुंतक ही माने जाते हैं वक्रोक्ति के। और आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और इसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। इन्होंने कहा था कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। ये सब इन्होंने परिभाषा दी थी। और ये कहते थे कि इन्होंने एक और परिभाषा दी थी कि वक्रोक्ति वैधिंग भंगी वर्णता रुच्यते, यानी वैदग्ध्यपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। मतलब वैदग्ध्य का अर्थ होता है कि विलक्षणता, और भंगी का अर्थ होता है भंगिमा, और भड़ता का अर्थ होता है कि कथन। तो जैसे इनका पूरा इसका अगर अर्थ देखें तो कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो वही वक्रोक्ति कहलाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कुंतक जी ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों को आवश्यक माना है। कौन कौन सी? कि काव्य कौशल, जन चमत्कार और सहृदय को आवाहनित करने की क्षमता, और शास्त्र तथा लोक व्यवहार में प्रचलित कथन भंगिमा में भिन्नता। तो ये इन्होंने 3 बातों को आवश्यक माना है काव्य के लिए। और इनके अनुसार एक और इनकी युक्ति है जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दी है कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये हमें जरूर ध्यान रखनी है। तो कुंतक जी ने अन्य तत्व को भी वक्रोक्ति के लिए आवश्यक माना है। उसमें है सहृदय को आनंदित करने की क्षमता इन्होंने जो मानी है। तो इस कथन के अनुसार हम यही देखें कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्य तदहार कारिणी। तो यानी वक्र व्यापार से युक्त सहृदय को आनंदित करने वाले शब्द और अर्थ सम्मिलित रूप से उत्तम काव्य कहे जा सकते हैं। इनका यही मानना था कि यानी जैसे अगर हम इनके पूरे सभी सिद्धांत देखें, सबका निचोड़ देखें, तो यही अर्थ होगा कि जैसे वक्रोक्त एक कथन, हमें ये पता चला है सभी आचार्यों का विचार देखकर, उनके कि मत देखकर कि वक्रोक्त एक कथन प्रणाली है और ये इसका प्रतिपादन पद्धति है और ये एक अलंकार ना होकर अलंकार है। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको काव्यात्मा भी कहा गया है। काव्यात्मा इन्होंने कुंतक जी ने ही कहा था। और बाकी इनका प्रसिद्ध कथन जो प्रणाली से भिन्न, अगर कथन प्रणाली वक्रोक्ति का आधारभूत तत्व है कि साधारण भाषा में बात कही जाए, वैसा न होकर उसको विलक्षणता प्राप्त
किया जाना ही वक्रोक्ति होगा। और यानी लोक एवं शास्त्र से भिन्न जो कथन प्रणाली है वही कथन पद्धति वक्रोक्ति है। बाकी वक्रोक्ति जो है वो शब्द क्रीड़ा और कौतुक न होकर सहृदय को आनंदित करने वाला कवि का कौशल है, जो कवि पर ही डिपेंड करता है। आगे हम जब पढ़ेंगे इसके भेद के आधार पर तो ये कवि पर ही डिपेंड करता है कि ये वो किस प्रकार से अपनी बात को समझाता है। और कुंतक जी ने अपने ग्रंथ में कवि कौशल को उदाहरण देकर कई प्रकार से समझाया था इसको। बाकी वक्रोक्ति और काव्य की आत्मा भी कहा है, कुंतक जी ने ही कहा है कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। जहाँ पे हम यहाँ देखते आए थे तो उन्होंने आत्मा माना है, लेकिन जो कुंतक से पूर्व जो काव्यशास्त्र में अलंकार, रीत, ध्वनि और रस संप्रदाय आ चुके थे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कुंतक ने किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं किया था। उसके बिना इन्होंने सभी सिद्धांतों को समाहित किया है अपने सिद्धांत में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखें। और एक नए सिद्धांत को इन्होंने जन्म दिया और वही उसी को ही इन्होंने काव्य की आत्मा कहा है, जो कि हमारा वक्रोक्ति है। तो इन्होंने किसी के जैसे और आचार्य जो थे, किसी ने किसी के मत का विरोध किया है, इसके विरोधी आचार्य भी हमें देखे थे, तो लेकिन इन्होंने किसी का भी सिद्धांत को का विरोध नहीं किया, बल्कि सभी के जो गुण थे उसको अपने सिद्धांत में समाहित किया, उसका प्रयोग किया। और कुंतक जो थे वो अलंकारवादियों के समर्थक थे और अलंकार शब्दार्थ को ही वो काव्य मानने के पक्ष में रहते थे। इसलिए उन्होंने अलंकार के सभी सजीव तत्वों को वक्रोक्ति में समाविष्ट कर लिया था और रस की अनेक स्थानों पर उन्होंने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा भी की है। तो कुंतक का जो ये हम कहें तो वक्रोक्त सिद्धांत ये बहुत ही व्यापक है और बहुत ही व्यवस्थित है। तो आप अब क्लियर हो चुका होगा, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं वक्रोक्त के भेद। तो वक्रोक्त के भेद उन्होंने 6 माने हैं। कौन कौन से हैं इन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। जैसे वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये कुछ इन्होंने 6 भेद माने हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये कौन, इनका अर्थ क्या है। तो वर्ण विन्यास वक्रता जो है तो व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिससे सौंदर्य का विधान हो, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। तो जैसे एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जैसे तरण के संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, तो ये जो एक कहा गया, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार जो है वो इसके अंतर्गत ही आते थे। तो वर्णों की कर्ण प्रियता हो या बार बार की आवृत्ति हो, वो इसी वक्रता के अंतर्गत आता है, वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत आता है। और तरण के यहाँ पे 2 अर्थ हैं, जैसे कि सूर्य और नौका। तो इसी तरह से एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आएगा यमक और अनुप्रास अलंकार, इसी के अंतर्गत आएंगे वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत। तो यानी अगला देख लेते हैं, चलिए। पद पूर्वार्ध वक्रता, तो पद से तात्पर्य है सविभक्ति, शब्द से है तो पद के 2 भाग किए गए हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। तो वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध यानी अर्थात प्रकृति पर आधारित होती है, वो पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है और इसे प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। और कुंतक जी ने इसके 9 भेद माने हैं, यहाँ पे नहीं दिए गए। जैसे इसके ये वक्रता जो है इसमें लिंग, क्रिया, भाव, वृत्ति, विशेषण, उपचार, इन सभी पर ये आधारित होती है। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पे है कि मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो कामायनी की पंक्तियां हैं, प्रसाद जी ने इसको लिखा था। तो शिशुशाल कहकर उन्होंने श्रद्धा के लंबे छरेरे बदन को व्यक्त किया था। और उपमान जो दिया है शाल, तो जो शिशुशाल, तो इसमें साल से जुड़ा विशेषण जो शिशु है वो विशेषण वक्रता यहीं पे ही माना जाएगा। और अगर बात करें पद परार्ध वक्रता की, तो पद के परार्ध में प्रत्यय रहता है, तो इसके 8 भेद माने गए हैं। तो ये वक्रता जो है इसी बात से स्थापित हो जाती है कि इसे प्रत्यय वक्रता इसी आधार पर कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके परार्ध में प्रत्यय रहता है। तो इसके 8 भेद किए गए हैं। काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता, निपात वक्रता। तो ये कुछ 8 इसके भेद किए गए हैं। और इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं
कि बेदर्दी परदेश बसे हैं हुक करेजवा छाए हो रहे। तो देखो यहाँ पे कलेजे के स्थान पर करेजवा का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे एक प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से जो पद परार्ध वक्रता जो है वो प्रत्यय से ही संबंधित होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कलेजे के स्थान पर करेजबा जो प्रयोग किया गया, तो उसका प्रयोग करके कवि ने चमत्कार विधान करते हुए काव्य सौंदर्य का समावेश किया है यहाँ पे। तो आपको ये उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये बात पूरा तरह से क्लियर हो जाए। और अगला है वाक्य वक्रता। तो वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता भी कहा जाता था, वक्रता या वाच्य वक्रता भी कहते हैं। तो ये वक्रता भी विविध रूप में पाई जाती है और ये मूल रूप से कवि की प्रतिभा पर आश्रित होती है। तो कवि किस प्रकार से अपनी बात कहता है, और कुंतक ने इसके अंतर्गत अलंकारों का विवेचन किया है। और ये वक्रता भी काफ़ी, जैसे हमने और सारे देखे, तो ये भी कई विविध रूपों में पाई जाती है। अलंकारों में वे चारुत्व के अतिरिक्त वैचित्र और कवि प्रतिभा को भी विशेष महत्व देते हैं, जैसा अभी हमने बात की। तो इसमें यही होता है कि ये कवि पर ही निर्भर करता है कि वो किस प्रतिभा के साथ अपनी बात कहता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि पति से वारत सांझ उझकता देख पराया चांद लजाकर ओट हो गई। ये पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पे तीसरी लाइन दी नहीं गई कि लजाकर ओट हो गई। तो जैसे कि यहाँ जो संध्या है तो उसमें पति परायण स्त्री है, और सूर्य में पति और चंद्र में पाप बुद्धि वाला वाले पर पुरुष का आरोप करते हुए इन्होंने विषय को रमणीय बना दिया है। बाकी यही वाक्य वक्रता कही जाती है, जिसमें हम अपनी वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता इसको हम कहेंगे कि अपनी प्रतिभा पर का प्रयोग करके वो अपनी बात को एक अलग रूप से प्रस्तुत करता है। अगला है प्रकरण वक्रता। तो प्रकृत वक्रता वाक्यों के संयोग से प्रकरण बनता है, और एक ऐसा प्रबंध काव्य में अनेक प्रकरण होते हैं। तो इन प्रकरणों व प्रसंगों को औचित्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता का प्रयोजन रहता है। और अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण के सौंदर्य का समावेश किया जाता है। और ये वक्रता जो होती है ये भी कवि पर ही निर्भर करती है। इसके 9 भेद किए गए हैं। तो प्रकरण वक्रता यही है कि वाक्यों के संयोग से एक पूरा, आपको पता ही है कि प्रकरण बनता है, और एक प्रबंध काव्य में अनेक प्रकार के प्रकरण होते हैं। तो उन्हीं में ही अगर अपना प्रभावशाली बनाने के लिए वो प्रकरण वक्रता का प्रयोजन करता है। अनेक प्रसंगों का प्रयोग करके प्रकरणों का औचित्यपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है, तो वही प्रकरण वक्रता हो जाता है। और बाकी प्रबंध वक्रता की भी चलिए बात कर लेते हैं। जब संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है, विलक्षणता होती है, यानी तब उसको हम प्रबंध वक्रता कहते हैं। और प्रबंध वक्रता के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य रूपों को वस्तु कौशल अपेक्षित होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सभी हमने इसीलिए डिस्कस किया कि इसमें प्रबंध काव्य आ जाते हैं, महाकाव्य आ जाते हैं, नाटक आ जाते हैं। ये सभी का इनमें सौंदर्य से ही संबंधित होते हैं, समग्र सौंदर्य से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे सभी भेद हुए इसके। बाकी अब वक्रोक्ति और अव्यंजनावाद की अगर हम बात करें तो आचार्य शुक्ल जी ने पाश्चात्य अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान माना था। और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अव्यंजनावाद पर विचार करते हुए इटली के जो विद्वान थे क्रोचे, उन्होंने भी लिखा था काफ़ी कुछ। तो उनकी मान्यता थी कि कला का समन्वय स्वयं प्रकाश यानी ज्ञान से है, जबकि जो कुंतक जो थे वो शास्त्रीय ज्ञान को कला से संबंधित मानते थे। तो क्रोचे ने भी जो उक्ति की सहजता को या फिर कहें स्वाभाविकता को, काव्य का सौंदर्य उन्होंने भी माना था। सेम यही है। बाकी हम अभिव्यंजनावाद तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया था बस ऐसे ही। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि संबंधित था वक्रोक्ति सिद्धांत से। छोटा सा वीडियो है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, या फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे भी आप जुड़ना चाहें। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।